नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं तो हम हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आज सभी पार्टियां बड़े सवालों से जूझ रही हैं। किसी को अपने अस्तित्व का सवाल है तो किसी के लिए भविष्य का। इस सब में एक बड़ा सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तालमेल हुआ है वो क्या कमाल करेगा, क्या वो भविष्य में भी बना रहेगा। उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो आज एक तरीके से प्रश्न प्रदेश बन चुका है और इस सवाल का सबसे सटीक और सही जवाब दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो हमारे आज के खास मेहमान हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर। आइए अखिलेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप करीब 5 मिनट में अपनी बात रखें और ये बताएं कि आखिर आपको वोट क्यों दिया जाए। घोषणा पत्र के इस कार्यक्रम में मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों ने जब कभी भी जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा होगा, सरकार में आने पर उस पर पूरी तरीके से अमल किया है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में घोषणा पत्र पर काम हुआ है, आज जनता का भरोसा ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी की जो कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा, कम से कम समाजवादी पार्टी उस पर खरी उतर रही है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। जो भरोसा है उसी के तहत आने वाले 5 साल में समाजवादी पार्टी समाजवादी सरकार में क्या काम करेगी वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी न केवल अपना घोषणा पत्र पूरा किया था, बल्कि घोषणा पत्र के साथ साथ जो घोषणा पत्र में चीजें नहीं थी उनको भी पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में लैपटॉप बच्चों को दिया जाएगा जो आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं। 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांट करके दिखा दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 108 समाजवादी एम्बुलेंस, 102 गर्भवती माताएं बहनों के लिए लगातार योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। इसी तरह पुलिस को बेहतर करने के लिए, जो कि हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए ये बात रखी गई थी। मैं कह सकता हूं दुनिया में जिस तरीके से पुलिस को बेहतर बनाया गया है, कानून व्यवस्था के सवाल पर कड़ी निगरानी रखने के लिए यूपी 100 नंबर शुरू किया गया है। आज किसी कोने में उत्तर प्रदेश से अगर कोई तकलीफ में है, घटना हुई है, फोन पहुंचता है तो एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस मौके पर 10-15 मिनट में पहुंच जाती है। तो ये जो पुराने हमारे घोषणा पत्र में जो थी कि बुनियादी चीजें, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिसके तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनी है। मैं आज भी कह सकता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि जो भी उस एक्सप्रेस वे पे चलेगा, मैं भरोसे से कह सकता हूं कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। इतने कम समय में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनना और बिना आंदोलन के किसानों की मदद करना, वहीं यही एक्सप्रेस वे यहां नहीं रुकने वाला है। जो हमारा आने वाला घोषणा पत्र उसमें हमने शामिल किया है कि यही इसी तरह का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर और बलिया पहुंचने का काम करेगा। मैं समझता हूं इतना बड़ा एक्सप्रेस वे किसी प्रदेश सरकार के पास नहीं होगा जितना बड़ा समाजवादी सरकार ने बना करके तैयार किया। वहीं शहरों में आज ट्रैफिक की समस्या है। हमारे शहर बड़े होते चले जा रहे हैं, आबादी में बड़े हो गए। मेट्रो एक जरूरत है। लखनऊ में मेट्रो शुरू कर दी है, कानपुर में काम शुरू हो गया है, मेरठ का डीपीआर, आपका वाराणसी का डीपीआर बनने जा रहा है। और शहर जो उस आबादी के हिसाब से जो आ सकते हैं, उन शहरों में कैसे मेट्रो चलाई जाए या कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, मैं समझता हूं उस दिशा में सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए किसान दुर्घटना बीमा, उनके लिए किसी भी समय पर मदद करना, पहले से खाद बीज का इंतजाम करना, मंडियों को अच्छा बनाना, ये तमाम काम सरकार ने किए हैं। वहीं दूध का उत्पादन भी शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा होगा। लोग अमूल को देश में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमूल से भी पुराना आपका पराग था, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के डेयरी की योजना है। इसको भी बढ़ाया है, 2600 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया है। जो प्लांट बंद हो गए तो उनको दोबारा चालू किया है।
किस तरीके से वो नेटवर्क बने जिससे किसान जुड़ जाएं। जगह जगह पर जो आपके मिल्क प्लांट्स थे जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे उनको बेहतर किया है, और उसका परिणाम यह है कि 5 लाख लीटर से ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। वहीं अमूल के 2 प्लांट उत्तर प्रदेश में आए हैं, वो बाजार देख करके आए हैं, उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन यहाँ पर है। तो एक लखनऊ में, दूसरा कानपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन के 2 अमूल के प्लांट लग करके तैयार हो रहे हैं। वहीं आपके इटावा में, सैफई के पास में मदर डेयरी का 5 लाख लीटर प्रतिदिन का डेयरी प्लांट भी लग करके तैयार हो गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाया जाए? प्राइमरी एजुकेशन में बैग देना, बच्चों को बर्तन देना, एक सेंट्रली ऑपरेटेड किचन के माध्यम से गर्म खाना बनाना और उन तक पहुंचाना, वो इंतज़ाम चल रहा है। आने वाले समय में गरीब बच्चों को घी देना, मिल्क पाउडर देना, जिससे कम से कम उनका पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर हो। ये तमाम बुनियादी काम एक तरफ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, वहीं सोशल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पे काम हुआ है। 55 लाख गरीब महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। कई बार लोग ये सोचते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद कोई सड़क नहीं बनी। मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए 4 लेन बनना शुरू हुई। मैं तमाम रोडों के नाम ले सकता हूँ। बनारस से सोनभद्र 4 लेन रोड बनी है, बाबतपुर से भदोही के लिए 4 लेन रोड बनी है, आपकी बरेली से हल्द्वानी को जोड़ने वाली 4 लेन बनी है, बरेली से लेकर के आपका बदायूं जोड़ने वाली 4 लेन बनी है, इटावा से मैनपुरी 4 लेन बनी है, इसी तरह बहराइच से श्रावस्ती को जोड़ने वाली 4 लेन बनी है, कालपी से हमीरपुर जोड़ने वाली 4 लेन बनी है। इधर तमाम जो जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों पे काम हो रहा है। 50 के लगभग जिले हम 4 लेन से जोड़ चुके हैं। आने वाले समय में मैं कह सकता हूं सरकार बनेगी, वो घोषणा पत्र में भी हमने शामिल किया है कि पूरे के पूरे जिले 4 लेन सड़कों से जोड़ने का काम सरकार करेगी। वहीं सरकार में नौकरियां देना, 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, हर विभाग में नौकरी खोल करके मदद करना। दूसरी तरफ रोजगार के अवसर कैसे बढ़ें, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू करना। वहीं अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों को भी जो उत्तर प्रदेश की अपने संसाधनों से चलने वाली जितनी भी योजना थी उनमें 20% हक देने का काम समाजवादी ने किया है। चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनानी हो, उनके गाँव में लोहिया आवास पहुंचाना हो, लोहिया गांव के नाम पर चिन्हित करना हो, जनेश्वर गांव में चिन्हित करना हो, या समाजवादी पेंशन योजना में, लैपटॉप योजना में, कन्या विद्याधन योजना में 20% आबादी के हिसाब से उनको हक देने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ है। आइए आप, अभी तो मैं और बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, आइए बैठिए। आप बिल्कुल चुनाव के बीच में हैं, चुनाव के बोर्ड में हैं। मैं जानता हूँ 45 मिनट लगातार बोल सकते हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ मुख्य रूप से। एक तो बड़ा सवाल जो आपने तालमेल किया कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके अलावा परिवार के भी सवाल बने हुए हैं। तो परिवार से शुरू करते हैं। घर की सफाई हो जाए तो बाकी सब साफ करने में आसानी रहती है। आज शिवपाल जी ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन तो भर रहे हैं, उम्मीदवार आप ही के हैं, पर प्रचार करने के लिए जाएंगे उन उम्मीदवारों का जिनको टिकट नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, लोकतंत्र में और कम से कम समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र में ये तो है कि पूरी आज़ादी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका विचार क्या है, आप किसके समर्थन में जाना चाहते हैं, कौन आपको अपने समर्थन में बुलाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कोई बात अगर ये आई है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वाले प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जाएंगे, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में ये मानती और जानते हैं समाजवादी समर्थक लोग कि वो किसी के बहकावे और समझाने में वो हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक समय था जब साइकिल की बात थी, पूरा प्रदेश, देश और खासकर समाजवादी लोग इस सोच में थे कि साइकिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कम से कम हम समाजवादियों को साइकिल मिल गई है, वही हमारी पहचान है। शायद साइकिल को समाजवादी एक भी कार्यकर्ता, नेता और जनता नहीं भूल सकती। तो आप क्या कह रहे हैं, देश की समाजवादी पार्टी में इतनी छूट है कि आप जिस दाल में बैठे हुए हैं उसको काटते भी जाइए? छूट के नाम पर इतनी ज्यादा छूट? ये पहले चरण का चुनाव लगभग बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरे चरण के भी नॉमिनेशन खत्म हो गए और आज तीसरे चरण के भी नॉमिनेशन खत्म हो गए।
जो लोग भी ये सोच रखते होंगे अब बहुत देर कर दी उन्होंने, लेट कर लिया। ये शायद न्यूज़ की बात है या हेडलाइन की बात है, ये ज़मीनी बात नहीं है, क्योंकि अब तो किसी को मौका भी नहीं मिलेगा कहीं पहुंचने का। जो एक बार छूट गया इस चुनाव में वो फिर पीछे छूट जाएगा। मान लो हमने ही कितनी रैली कर ली, अब किसी को हमसे ज़्यादा रैली करनी पड़ेगी तो बहुत भागना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी रैली कर पाओगे। अभी तो और दलों से हम 15-16 रैलियां आगे चल रहे हैं। सोचिए आप कब कवर कर पाओगी, एक नहीं कवर होगा इस चुनाव में। तो अब अगले चुनाव का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा, तब कवर हो पाएगा। नेताजी, आपके पिताजी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने, कि वो कैंपेन नहीं करेंगे, वो प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करने जाएंगे। नेताजी ने इस बात को किस संबंध में कहा होगा शायद हम और आप नहीं जानते इस बात को, क्योंकि कोई बात समाजवादियों की हो तो बात बड़ी बढ़ चढ़ करके दिखाई भी जाती है और लिखा भी जाता है। इधर हमारे जो खिलाफ वाले लोग हैं बड़े एक्टिव हैं आजकल, कोई भी चीज़ पकड़ ले रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं और ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो चुनाव होगा उसमें नेताजी साइकिल के लिए ही वोट मांगेंगे। ये साइकिल भी तो नेताजी की है। शायद हम लोग उस समय ज़्यादा चिंतित थे, हमसे कई गुना ज़्यादा चिंतित नेताजी थे कि ये साइकिल नहीं छूटनी चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो हैं, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और वो साइकिल की ही मदद करेंगे। ये जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि वो साइकिल का ही प्रचार करेंगे, ये आप निजी तौर पर दे रहे हैं कि नेताजी से बातचीत भी हुई है? हो सकता है वो ये शो देख भी रहे हों। अब नेताजी से तो कई बार बात होती है और हर बात तो मैं नहीं बता सकता हूं आपको कि उनसे कैसी बात हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग इस लड़ाई में समाजवादियों का साथ देंगे, साइकिल का साथ देंगे। क्या उनका गुस्सा कुछ कम हुआ है? आप उसमें सफल हुए हैं गुस्सा कम करने में, कि अभी भी उतना ही गुस्सा है वो? देखिए, जो उम्र से आपसे बड़ा हो उसका कभी भी गुस्सा आने का अधिकार है उस पर, इसलिए कम ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये बात ठीक है क्योंकि चुनाव के मैदान में हम लोग हैं, तो गुस्सा ही नहीं बल्कि ये बात रही होगी कि गुस्से से समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाए, उस दिशा में जरूर गुस्सा लोगों को आ रहा होगा। ये तो मिली भगत वाला गुस्सा है कि गुस्सा जरूर करो पर ऐसा गुस्सा करो जिससे हमें लाभ हो। अब मामूली 30-35 दिन का चुनाव बचा है और इसमें क्या निकालोगे उन बातों में कुछ मायने नहीं रखते। इसलिए हमारा सबका लक्ष्य यही है समाजवादियों का कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएं, क्योंकि इधर कांग्रेस पार्टी भी साथ आई है तो शायद ताकत बड़ी है, लोगों का भरोसा बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अब जान गई है कि सरकार किसी की बनने जा रही है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के बनने जा रही है। ये कम से कम कंफ्यूजन इस गठबंधन ने खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस से आपकी बातचीत कैसे शुरू हुई? मतलब किसने शुरू की ये बातचीत? ये बात इसलिए नहीं किसी को जानना चाहिए, कोई झगड़ा लगा सकता है, इसलिए झगड़े से हम बचे हुए हैं आजकल और बचना चाहते हैं। बहुत लड़ लिया, अब नहीं लड़ना चाहते। पर समाजवादी पार्टी के लिए कहते रहे कांग्रेस वाले किस तरह से यहाँ पर भाई भतीजावाद है, 27 साल हाल बेहाल के जैसे उनके नारे रहे, आप फिर उनके साथ भी चले गए। ये आपके दिमाग में आई ये बात कि इस तरह के सवाल पूछेंगे लोग आपसे इस तरह के मंचों पर बैठ के? देखिए, उनका नारा जरूर रहा होगा कि 27 साल बेहाल, लेकिन कितना समय लगेगा बदलने में? 27 साल खुशहाल। अगर 27 साल चल गया गठबंधन तो सोचो 27 साल यहां सरकार रहेगी, बहुत लंबा समय होता है। उस समय तो उत्तर प्रदेश जाने कितना खुशहाल हो जाएगा। तो 27 साल बेहाल नहीं, अब 27 साल खुशहाल वाला नारा चलेगा। पर कांग्रेस पर आपको इतना भरोसा क्यों है? आप तमिलनाडु में देखिए, उन्होंने डीएमके को डुबा दिया। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, जिनके साथ रहे वो बेचारे डूब गए, लेफ्ट वाले। आपको इतनी उम्मीद कांग्रेस से क्यों बनती? कांग्रेस की खासियत क्या आपको लगती है? देखिए, कोई डूबने वाला नहीं है। अगर खुद ही डूब रहा होगा तो वो डूब ही जाएगा। ये समाजवादी लोग हैं, ये डूबने वालों में से लोग नहीं हैं।
ये अंतिम दौर तक साथ देने वाले लोग हैं, भरोसा के साथ काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये गठबंधन पक्का गठबंधन है और आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जाए उसके लिए गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और अखिलेश जी, एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने काम किया, आपको बताने के लिए अपना काम है, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो आपने काम किया उसका बड़ा प्रचार भी हुआ, हमने टीवी पर इतने आपके ऐड देखे, आप काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इस सब में ये बीच में कांग्रेस कहां से चली आई? फिर आपने कांग्रेस का दामन क्यों थामा? उसकी वजह क्या रही? देखिए, कोई किसी के साथ जुड़ गया, ये अच्छी बात हुई है, और दोनों मिलकर के अगर इस प्रदेश और देश को एक नई दिशा दे सकें अगर, तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दो दल मिले हैं, दो कम उम्र के नेता मिले हैं, दो नई सोच के नेता मिले हैं, तो शायद प्रदेश और देश को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का मामला तेजी से बढ़ेगा। आपको विश्वास नहीं था कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पर सरकार बना सकती है, इसलिए आपने कांग्रेस का दामन थामा? मैंने हर मौके पर कहा और इस बात को मैंने बहुत समझदारी से कहा कि वैसे तो हम अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी साथ मिल जाएगा तो 300 से पार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के जीत जाएगी। और 300 का आंकड़ा अच्छा है, इसलिए गठबंधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज हम कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के जीतने जा रहे हैं। 300 ही आपको क्यों जीतनी थी? आपको तो सिर्फ 202 चाहिए ना, 202 पर काम बन जाता है। आपको ये 300 की ललक क्यों थी? ये जो समाज में गड़बड़ फैला रहे हैं और ये अच्छे दिन वाले नारा दे रहे हैं, इनको डराने के लिए कम से कम 300 सीटें होनी चाहिए। ये बताइए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जिसने गैर कांग्रेसवाद की बात की, लोहिया जी देख लीजिए, आचार्य नरेंद्र देव देख लीजिए, जेपी देख लीजिए, आप आज बिल्कुल कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हो गए। यानी जो आपने पूरा जो आपका इतिहास रहा उसको एक तरीके से नकार दिया, पूरी विरासत को नकार दिया। देखिए, मैं और हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं कहीं भी विचारधारा से भटके नहीं हैं। जिन नेताओं का आपने नाम लिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो भी कांग्रेस पार्टी से निकल करके उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया। और पुराने समाजवादियों ने इस बात को कहा, कई मौकों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो सबसे अच्छी दोस्त समाजवादियों की होगी। और लोहिया जी जहां से निकले हों, मैं तो कभी कभी कहता हूं चक्र पूरा हो गया कि लोहिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा और अब हम समाजवादी लोग फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए इन सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश से भगाने के लिए। हमारे यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनमें अंशु मिश्रा हैं। इनका सवाल है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की इस लड़ाई में ऐसा लगता है आपको कभी कि सब कुछ पा लिया लेकिन पिता पीछे छोड़ गए? आप भी पिता हैं। मैं ये कह सकता हूँ ये लड़ाई कोई परिवार की या हमारे अपने के बीच लड़ाई नहीं थी। ये समाजवादी आंदोलन और कैसे तेजी से आगे जाए, मैं समझता हूँ उसमें सब समाजवादियों का सहयोग मिला और सब समाजवादी एक साथ हैं। नेताजी का जो स्थान है वो नेताजी का स्थान हमेशा बना रहेगा। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं मैं वो बात कि सरकार समाजवादियों की बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ने जा रहा है तो नेताजी का सम्मान बढ़ने जा रहा है। आपने बात की कांग्रेस की, ये बताइए कि क्या ये आगे का भी रास्ता खोलेगा? आपने कहा बहुत दूर जाएगा, क्या ये दूर जो है ये दिल्ली तक जाएगा? क्या लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें आप राहुल गांधी के चेहरे के साथ खड़े होंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री, आप समर्थन में? देखिए, फिलहाल हमारा 2017 का चुनाव है और उसके बाद देश को किस दिशा में ले जाना है उस पर बातचीत फिर होगी। पर आपके लखनऊ में तो नारा लगता है कि जिसका यूपी उसका देश, और लोग कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर निकलता है। तो क्या अखिलेश यादव की भी मन में ऐसी इच्छा है कि जो पिताजी नहीं कर पाए वो आप करें? देखिए, मेरा केवल सपना अभी उत्तर प्रदेश का है, इससे आगे बढ़ने का नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में रहेगा वो ज्यादा समय तक रहेगा।
अभी दिल्ली की तरफ देखने से मामला यूपी का नगर बढ़ा जाए, इसलिए मैं यूपी में ज्यादा अभी रहना चाहता हूं। पर आप कह रहे हैं कि अभी आपका ये है, कितने दिन तक आप ऐसा सोचते हैं रहेंगे? फिलहाल हमारी लक्ष्य केवल एक है कि आने वाले समय में 2017 में समाजवादी और कांग्रेस अलायंस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके हम आए। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि बहुत सारे देश के निर्णय होने हैं, वो अभी नहीं तय हो सकते, अभी नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन हाल फिलहाल ये 30-35 दिन का जो चुनाव है, इस पे हमारी और कांग्रेस पार्टी और सबकी नजर है। एक ये बात बताइए कि जो आपने ये जो तालमेल किया, इस पे जो जानकार हैं वो हिसाब लगा रहे हैं कि आपने एक तरीके से जो मुस्लिम वोट है जो बिखर सकता था उसको एकजुट करने की कोशिश की, और साथ ही आपने जो यादव वोट हैं उनको अपने साथ लामबंद करने की कोशिश की। इस तालमेल का सबसे बड़ा फायदा आपकी पार्टी को ये होने वाला है। क्या आप इससे सहमत हैं? कहां तक सहमत हैं आप इससे? देखिए, इन आंकड़ों को हम नहीं देखते हैं। हमारा ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि कम से कम समाजवादियों ने अपने काम काज के साथ साथ और जो फैसले लिए थे, बिना भेदभाव के फैसले लिए हैं। अगर एक्सप्रेसवे बनाए तो कोई एक जाति, एक समाज, एक के लोग नहीं चल रहे हैं, उसमें सबको लाभ पहुंच रहा है। आपका 100 नंबर पुलिस का है, सबकी मदद के लिए है, एम्बुलेंस है, अस्पताल अच्छे हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, कम से कम उस छवि से बाहर निकाल करके समाजवादी लोग लेकर के आए हैं, और कांग्रेस का साथ मिल जाएगा तो मैं समझता हूं तमाम उत्तर प्रदेश के वो लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, नौजवान, जो चाहते हैं कि आगे बढ़े प्रदेश, देश आगे बढ़े, शायद वो एक मंच पे आ पाएंगे। क्योंकि अच्छे दिन वालों ने बहुत धोखा दिया, उनके धोखे से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चलो अच्छा हुआ आरबीआई ने वो लिमिट भी अब खत्म कर दी, नहीं तो सोचो क्या हालत कर दी बाजार की, क्या हालत कर दी अर्थव्यवस्था की। 500 और 1000 के नाम पर कालाधन, और कहा कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। मैं सोचता हूं शायद इन सवालों का जवाब अभी तक नोटबंदी से नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, जब आप विकास की बात करते हैं, आप सिर्फ सड़क और बिजली की बात करते हैं, उससे आगे भी विकास है? कहां कहां विकास, आप क्या क्या विकास देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं जो मॉडल समाजवादियों ने अपनाया वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा वो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता है, और दूसरा हिस्सा वो है कि सोशल सेक्टर को अच्छा करता है। इन दोनों को तालमेल बना करके और हर वर्ग के बीच में उपलब्धि पहुंचाना, क्योंकि प्रदेश तब तक नहीं बढ़ सकता, तब तक उद्योग नहीं आ सकते जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। आज शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, आज 4 लेनिंग सड़कों का इंतजाम करे जा रहे हैं, आज आपके पास लैंड बैंक है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि कोई पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री लगाना चाहता हो। तो एक तरफ तो एजुकेशन आपकी, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया सरकार ने। तो एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल सेक्टर में भी बहुत काम हुआ है। हेल्थ सेक्टर में मैं बता सकता हूँ कितना काम हुआ है, कितने अस्पताल बने हैं, कितनी एम्बुलेंसेस बढ़ी हैं। वहीं आपके जो सोशल सेक्टर है, 55 लाख महिलाएं जो गरीब हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, फ्री इलाज करा रहे हैं। अभी बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ी थी, समाजवादी पैकेट के माध्यम से हमने तमाम गरीबों की मदद की थी, तालाब खुदवाए थे, जो गरीब हैं उनका इलाज मुफ्त है। तो ये तमाम सुविधाएं जो सोशल सेक्टर में, आपको हमने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। अब बीजेपी वाले जागे हैं कि उन्हें भी लगता है कि लैपटॉप बांटना चाहिए। 5 साल लेट हो गए वो, 5 साल पहले की योजना अब अपने घोषणा पत्र में नकल करके रख ली, कहा कि अब हम लैपटॉप बांटेंगे। हम लैपटॉप से आगे निकल गए, हमने कहा स्मार्टफोन बांटेंगे अब। तो सोचो कितने पीछे वो लोग हैं। तो ये कोई ये कहे कि विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, विकास केवल सड़क में, एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है वहीं सोशल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पे काम हुआ है। ये जो खैरात की राजनीति है जिसमें आप सामान बांटते हैं ऐसे मुफ्त में, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? और आप ऐसे लैपटॉप लोगों को देते हैं, आप क्यों नहीं कहीं लाइब्रेरी में देते, स्कूल को देते, ताकि सब लोग उसको सीखें? इस राजनीति की जो तमिलनाडु में एक तरीके से मास्टरी कर ली थी जयललिता ने, इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये सोचने का ढंग है और व्यवस्था बनाने का ढंग है। हमारा ये मानना है, कई उदाहरण में दे सकता हूं, जहां अगर किसी घर में लैपटॉप पहुंचा है तो वो खुद तो सीखा ही सीखा है, उसका भाई या बहन सीख ली, उससे माँ बाप ने भी सीख लिया, उससे कारोबार की भी मदद ले रहे हैं।
तो अगर घर में लैपटॉप पहुंच गया तो बहुत बड़ी मदद हो रही है। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बैंकिंग आप मोबाइल से कर लो। हम कहते हैं कि अगर मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है तो हमारे लैपटॉप से बैंकिंग क्यों नहीं हो सकती? वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से दें? लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी हो, ई एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। वो अलग इशू है कि अगर हम स्कूल में देना चाहें, स्कूल में हमने दिए हैं, लैपटॉप्स दिए हैं, कंप्यूटर्स दिए हैं, लाइब्रेरीज में हमने ई लाइब्रेरीज बनाई हैं। लेकिन अगर खुद इंडिविजुअल हो किसी का, तो मैं समझता हूं वो खुद तो जब मौका मिलेगा, जब समय मिलेगा तो पढ़ सकेगा। घर पे इंटरनेट लगा करके उससे मदद ले सकता है। अगर उसको रात में पढ़ना है तो क्या वो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाएगा? हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग व्यवस्था है, लेकिन इंडिविजुअली अगर लैपटॉप किसी को मिल जाए तो शायद वो घर में सबके काम आ सकता है। वो इंतजाम समाजवादियों ने किया है। देखिए, आपने जो तालमेल किया उसका असर एक हुआ है। ये सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता का, अमरनाथ अग्रवाल, और अगर तालमेल नहीं होता तो सवाल इनका कुछ और होता। अब इनका सवाल है कि क्या नोटबंदी के कारण उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है? मैं कहता हूं नोटबंदी के समय पर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का तो छोड़ दीजिए, आप मकान रजिस्टर नहीं हुए, रजिस्ट्रियां नहीं हुई, कारोबार ठप हो गया, व्यापार नहीं हुआ। तो आफ्टर ऑल अगर व्यापार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, तो सीधा सीधा असर टैक्स पे ही पड़ने वाला है। और वो सरकार के पड़ा है। कई जिलों में 0 रजिस्ट्रियां हुई घरों की, सोचिए आप, शून्य। तो समझ लो पैसा खर्च करने के लिए नहीं था, तो बाजार में आएगा पैसे कैसे? सरकार वो अच्छी होती है, समाज वो ज्यादा अच्छा होता है जहां पैसा ज्यादा खर्च हो, क्योंकि जब पैसा ज्यादा खर्च होगा तो कोई ना कोई कमाएगा। तो ये बीजेपी के लोगों ने तो इकोनॉमी को ठप कर दिया। इसीलिए जो आंकड़े बताते हैं कि इतने करोड़ नौकरियां छूट गई, इतने करोड़ मजदूर घर वापस आ गए, तो ये तो आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान इकोनॉमी का हुआ होगा। राहुल गांधी से आपने तालमेल किया, राहुल गांधी को आपने करीब से देखा है। मैं आपसे सवाल पिछली भी एक कार्यक्रम में पूछ चुका हूं, कैसे आंकते हैं आप राहुल गांधी को? क्या खासियत है उनकी? देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी देश में पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी उनके साथ है। मैं समझता हूं आने वाले समय में, क्योंकि इसके बाद प्रदेश के तो चुनाव हैं ही हैं, हम तो एक ही प्रदेश में लड़ रहे हैं, यही प्रदेश तमाम प्रदेशों के बराबर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो तमाम प्रदेश और भी देखने हैं। तो आने वाले समय में देश किस दिशा में जाए, शायद उनके सामने ये बात होगी, और वो शायद उस बात को सोचते भी होंगे कि देश को किस दिशा में उनकी पॉलिटिकल पार्टी लेकर के जाए। मैं राहुल गांधी पर ही रहता हूं। आपने तालमेल किया है, आपने सीटें और ये सब बात जरूर सोची होंगी, पर उनकी सोच में आपको क्या ऐसा लगा उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, इस आदमी से इस बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में तालमेल करना चाहिए? मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता से बातचीत के बाद कम से कम एक बात साफ हो गई कि वो भी विकास चाहते हैं और लोगों के बीच में खुशहाली आए, लोगों के बीच में खुशहाली आए, वो चाहते हैं। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ इतना बड़ा गठबंधन का फैसला हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं समझा होगा, देखा होगा, जानकारी की होगी कि इधर समाजवादी पार्टी ने पिछले 4.5-5 साल में बहुत काम किया है हर क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं वो भी चाहते हैं कि हर आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हो, लोगों के बीच में खुशहाली आए। ये तो उनका भी सपना है। एक कांग्रेस ने जो इस बार किया कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगी। आपकी प्रियंका से बातचीत होती रहती, हमने सुना कि आपने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई भेजी, बातचीत हुई। ये भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये जो गठबंधन टूटने वाला था उसमें प्रियंका ने रोल। कैसे आंकते हैं प्रियंका गांधी को, कैसे देखते हैं उनको आप? ये आकलन मेरे लिए नहीं है, मैं आकलन किसी नेता के बारे में नहीं कर सकता हूँ। ये आकलन आपको करना है, जनता को करना है, और जो नेता जनता के बीच में काम करेगा तो अपने आप उसका आकलन हो जाएगा। तो हेडलाइन बना दे रहा हूं, अखिलेश यादव प्रियंका गांधी का आकलन नहीं करना चाहते। ये आपका टीवी है, आपका चैनल है, जो चाहो सो ब्रेकिंग न्यूज चलाओ। हम तो अपनी बात कह सकते हैं केवल, कि मैं कैसे आकलन कर लूं किसी पार्टी के नेता के बारे में, आपने उसकी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं।
मैं कैसे फैसला ले लूं? हाँ, मेरे बारे में कुछ आप पूछना चाहते हो तो मैं अपने बारे में तो बता सकता हूं। आपने उनसे बातचीत की, आपको क्या लगा? मैं हर बात आपको क्यों बता दूं? नहीं, आपको क्या लगा कि कैसी नेता है वो, कैसी ये नेता बन सकती हर है? जानकारी आप क्यों चाहते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कोई राय बनाई उनके बारे में? पूरा देश, प्रेस कहती है अच्छे नेता हैं, तो हम भी कहते हैं अच्छे नेता हैं। उनको प्रचार करना चाहिए। ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूं। एक खबर ये भी चली, आपने देखी होगी कि उनके साथ आपकी पत्नी डिंपल यादव भी प्रचार करेंगी। क्या इस बात में सच्चाई है? ये मैं तो कभी कभी सोचता हूं, ये खबर वालों को ये खबर मिलती कहां से है? ये कौन से सूत्र हैं उनके? जब इन्हें कोई सूत्र नहीं मिलता तो ये खुद सूत्र बन जाते हैं उसके लिए, क्या सूत्रों से ये खबर आई है, और वो सूत्र है ही नहीं कोई, खुद ही सूत्र हैं वो। तो ये बात सही नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आपसे सीधे, आपकी पत्नी के बारे में पूछ रहा हूं, डिंपल आपकी पार्टी के नेता के बारे में पूछ डिंपल रहा हूं। लोकसभा की सांसद हैं, लोकसभा में लोगों से मिलती हैं, तमाम लोगों से उनका संपर्क है। मैं कैसे उनके बारे में फैसला ले सकता हूं? पर आप पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष तय करता है कौन प्रचार करेगा नहीं करेगा। खैर, वो स्वाभाविक है, वो प्रचार अपने लिए करेंगी, पार्टी के लिए तो करेंगी प्रचार। पंकज झा का सवाल है, एबीपी न्यूज के पंकज झा यहां मौजूद है हमारे साथ। आपने कहा था कि कोई पिता अपने पुत्र से इतना नाराज कैसे हो सकता है, तो ये नाराजगी हुई क्यों? कोई नाराजगी का कारण नहीं है, सब बात खत्म हो गई है, चुनाव के मैदान में है, चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, नेताजी का आशीर्वाद मिले और नेताजी भी साइकिल के लिए वोट मांगे। पर इस बारे में कोई बातचीत हुई है आपकी नेताजी से? नेताजी से कई बार बात हुई है मेरी, और मैं हमेशा कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए ही वोट मांगना है, सरकार बनानी है, और इस बार तो बहुमत की सरकार फिर बनने जा रही है। ये राजेंद्र सिंह हैं अमर उजाला से। इनका सवाल है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे आपके घोषणा पत्र से नकल करके लिए हैं, लेकिन फसली ऋण माफी और लघु सीमित किसानों को ब्याज मुक्त ऋण का वादा भी किया है। क्या आप किसानों से ऐसा कोई वादा करेंगे? हमने अपने किसानों के लिए सुविधाएं देने के लिए खाद, बीज, फसल और मंडी को बेहतर बनाने के लिए तमाम चीज़ें लिखी हैं। वहीं किसान दुर्घटना बीमा जहां हम 5 लाख देते थे, अब 7.5 लाख रुपए देंगे। वहीं किसानों के साथ अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इलाज से लेकर के सब सुविधाएं देने के लिए भी इंतजाम है। वहीं हमने एक किसानों के लिए अलग से फंड बनाने की भी बात कही है कि वो फंड क्रिएट कर करके हर साल हम उस फंड को क्रिएट करेंगे, बजट में से निकाल करके वो फंड रखेंगे, जिसमें किसानों को क्या सुविधा दे सकते हैं। अगर हमारे छोटे किसान हैं, मान लीजिए उनको मदद करनी है किसी भी रूप में, उनके सामने संकट है तो मदद करेंगे उसकी। उनका बिजली का मामला है, अगर उस तरह मदद करनी है तो फार्मर्स फंड अलग से क्रिएट कर करके जो हमारे गरीब किसान हैं उनकी मदद करने का काम करेंगे। योगेश मिश्र हैं, ये पूछ रहे हैं कि पिछले राहुल गांधी ने आपके बगल में बैठकर मायावती की तारीफ की, इस पर आपको क्या कहना है? उन्होंने मायावती जी की तारीफ नहीं की थी, उन्होंने काशीराम जी की तारीफ की थी। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति कब तक निजी विद्यालयों के बराबर होगी? ये अंशुमन सिंह हैं, एडवोकेट हैं। देखिए, ये जो हमारे प्राइमरी जितने भी स्कूल्स हैं उनकी हालत वाकई में ख़राब है। मैं कई बार गया हूँ, उन स्कूलों को देखा है मैंने, वहाँ पे जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए नहीं है। और आज प्राइमरी स्कूलों में वही बच्चे आ रहे हैं जो गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा आने वाले समय में, अभी तो ड्रेस मिल रही है बच्चों को मैंने खाना देने का सेंट्रल किचन जिससे गर्म खाना मिल सके वो इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। लखनऊ में शुरू हो गया है, मथुरा में पहले से चल रहा है, 8 जिलों में और बनाने जा रहा हूँ। सेंट्रल किचन होगी जिससे डिस्ट्रीब्यूट होगा खाना, गरम गरम स्कूल में पहुँचेगा। हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतज़ाम कर दिया है, हफ्ते में 1 दिन फल देने का इंतज़ाम कर दिया है। आने वाले समय में महीने में 1 बार 1 घी मिलेगा और मिल्क पाउडर भी 1 kg देंगे। साथ ही साथ 1 महीने में 1 बार गुलाब जामुन, और जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे हम और इंतज़ाम बेहतर उनके करेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए, क्योंकि टीचर्स जो हैं हमारे वो शायद नहीं पढ़ा पा रहे हैं,
इसलिए हमने तय किया है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है, अगर हम टेक्नोलॉजी का साथ लें और कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ अपने एक्सपर्ट टीचर्स के पहले से रिकॉर्डेड उनके पढ़ाने के तरीके को हम बच्चों के सामने स्क्रीन लगा करके दिखाएंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, उसके लिए आने वाले समय में हम करेंगे। वो घोषणा पत्र में हमारी शामिल है। अगर देखें, ये 5 साल आप पूरा कर रहे हैं, पहले समाजवादी मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल पूरा कर रहे हैं, ये पाया गया कि शुरू में 2014 तक एक तरीके से आप गायब से रहे, उसके बाद आपको लगा ये तो जीत रही है बीजेपी, इतनी जोरदार जीत हुई है, आप अचानक जगह आपने काम करना शुरू किया और पिछले 3 साढ़े 3 महीने आप मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दिए गए, वरना उससे पहले महामुख्यमंत्री होते थे। आप अपने इस 5 साल के सफर को किस तरह से देखते हैं? मैंने जो बातें कही उनके मद्देनजर मैं ये कह सकता हूं 5 साल जो समय गुजरा है वो सीखने का भी और जमीन पे काम लाने का। राजनीति में जो तमाम हथकंडे, उठापटक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो तमाम दबाव और तमाम चीज़ों की उसका अनुभव हमें मिला है। जनता दोबारा मौका देगी तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर काम कर करके 5 साल में दिखाएंगे। जो कुछ सीखना था सब सीख लिया, अब सीखने का नहीं, अब ज़मीन पर और तेज़ी से काम करने का समय आएगा। मैं समझता हूँ जनता एक बार फिर समाजवादी को मौका देगी, हमें काम करने का मौका देगी, जिससे कि यही काम और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। ये आनंद कुमार त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं, पूछ रहे हैं कि शिवपाल जी के बयान पर क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई किसी ने किसी पे की, हम पे किसी ने की, यहाँ हम पहुँच गए, इसलिए अब कार्रवाई किसी पे कुछ नहीं होगी। अब केवल रिजल्ट आपका अच्छा आ जाए बस, और बहुमत की सरकार बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब अखिलेश जी, जब आप 5 साल की बात करते हैं, बहुत मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। मैं अगर आपसे डिटेल में पूछूं कि 2 बातें कौन सी ऐसी रहीं जो आपने इन 5 सालों में सीखी, अगर आप विस्तार से बताना चाहें कि किस तरीके से इतने बड़े राज्य को चलाना है, उसके मद्देनजर। मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, और अगर देशों में गिनती होती है आबादी के हिसाब से तो शायद हम 5वें स्थान पर देश माने जाते हैं आबादी के हिसाब से। समस्याएं बड़ी हैं, तमाम समस्याएं हैं इस प्रदेश के अंदर, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बड़े काम भी किया जा सकते हैं, क्योंकि आप पे संसाधन इतने हैं, आप पे बजट इतना बड़ा है। अगर उस बजट का ठीक से इंतजाम किया जाए, ठीक से खर्च किया जाए, तो लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। और उसका उदाहरण है कि आपने अपने संसाधन से ही ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बना करके दिखा दी, और उसी हिम्मत के साथ, क्योंकि जो बजट है उसी की हिम्मत की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि 340 किलोमीटर और सड़क बना करके मैं एक्सप्रेसवे तैयार कर दूंगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी कोने में कोई भी अगर लखनऊ आना चाहे तो उसे 4 और 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, सड़क के माध्यम से वो पहुंच जाए। दूसरा, पुलिस के विभाग में मैं समझता हूं इतना काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा जिस तरह समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। और ये 100 नंबर जो है, मैं जानता हूं बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते थे ये काम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इसको जमीन पर उतारा है। और कम से कम जो भरोसा एम्बुलेंस पे 102, 108 पे, 100 नंबर पे वही भरोसा आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि दुनिया में इससे बेहतर, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका बगल में सिंगापुर हो, जहाँ के बेस्ट इमरजेंसी सर्विसेज नंबर्स हैं वो इसी तरह के हैं। इन्हीं सर्विसेज सेंटर्स को कैसे और 100 नंबर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम करेंगे, जिससे कि आम लोगों को कानून व्यवस्था के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर शायद उन्हें एक भरोसा हो सरकार पर। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश बड़ा है, लेकिन इसमें बड़ा कोई फैसला भी लिया जा सकता है, और फैसला इतना बड़ा कि जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। यही सड़क जब नहीं थी तो शायद यहाँ से आगरा जाने में, दिल्ली जाने में 6, 7, 8 घंटे लगा करते थे, लेकिन ये सड़क जिस दिन पूरी बनकर के तैयार हो जाएगी, चालू हो गई है अभी, तो एक हिस्सा बचा है केवल, यही सड़क से आप 4.5 और 5 घंटे में दिल्ली और 6 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच सकेंगे। ये सड़क बनी है। आपने कहा बहुत सारे बड़े अधिकारी नहीं चाहते थे कि ये योजना लागू हो, क्या आपको लगता है वजह रही, क्यों नहीं चाहते थे आप? ये जो सिस्टम है और टेक्नोलॉजी है बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर किसी ने फोन किया तो उसकी रिकॉर्डेड वॉइस है, उसको आपको अकाउंटेबिलिटी है।
वो पता है कि घटना कहाँ हुई है, किसको जिम्मेदारी मिली है, क्या बात सुनी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। जो अकाउंटेबिलिटी की बात थी, मैं शायद समझता हूँ उससे पीछे हट रहे थे, लेकिन शायद उस बात को समझा, आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट करना है और बेहतर बनाना है, तो शायद उस सहयोग मिलेगा। पहले जरूर हिचक थी, लेकिन अब उनको भरोसा है कि 100 नंबर से कानून व्यवस्था पे बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव लाया जा सकता है। चलिए, एक उदाहरण तो आपने दिया जिसमें हम बाहर बैठ के समझते थे कि बड़े अधिकारी जो हैं वो सीधे काम करने से, जिम्मेदारी लेने से, अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं। ऐसा और कोई उदाहरण है जिसमें आपको लगा कि ये बचते हैं, और आप कैसे पार पाते हैं उनसे फिर? अगर बड़े अधिकारी सब खड़े हुए हैं, बच रहे हैं, तो आप नाराज हो जाते हैं, क्या करते हैं? मैं समझता हूँ 5 साल में कम से कम बहुत सारे अधिकारियों के बारे में या काम लेने के तरीके की जानकारी हमें मिल गई है। अब हम जानते हैं कि किस अधिकारी से कौन सा काम लेना है, किसको कहाँ फिट करना है, कम से कम ये तो अब जान गए हम। किस नट बोल्ट को किधर लगाना है, कहाँ हथौड़ा मारना है। शायद यही एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बढ़िया पहचान होती है। काम डिलीवर हो सकता है। आपको ये उदाहरण है, मेट्रो आपकी उदाहरण है, कम समय में बन के तैयार होगी। एक्सप्रेस वे आपका उदाहरण है, लैंड एक्विजिशन उदाहरण है, 100 नंबर उदाहरण है। आपके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक शिकायत नहीं, वो एक उदाहरण है। स्मार्टफोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया 1,40,00,000 लोगों का। मैं तो कहता हूं कभी कभी जितने लाभार्थी हैं, अगर इन्होंने केवल समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया तो 300 सीट अपने आप जीत रहे हैं आप लोग, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर लाभार्थी हैं, अगर वो ही वोट दे देंगे तो आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। तो जब आप काम करते हैं तो नट बोल्ट में ज्यादा वाले हैं या हथौड़े वाले ज्यादा हैं? ये बात छोड़िए, अब अगली सरकार बने तो आपको लगेगा कि काम कैसे तेज से हो रहा है। अगर बहुत तेज से हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लेना ये क्या है। जब आप बैठ के हिसाब लगाते हैं अपने कमरे में, तो आप ये जांच लेते हैं कि अगर 1.5 करोड़ हो गए तो मेरे 300 सीटें हो गई। क्या इस तरह से आप लोग हिसाब करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं कि एक युवा नेता अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठकर क्या इसी तरह से जोड़ घटा करता है? कैसे करते हैं आप? मैं तो ये जोड़ के हिसाब लगाता हूँ, लोगों की मदद हुई है। मान लो 108 से मदद हुई है, 102 से मदद हुई है, 100 नंबर से मदद हुई है, समाजवादी पेंशन से मदद हुई है, आपकी कन्या विद्याधन से मदद हुई है, लैपटॉप से मदद हुई है, स्मार्टफोन 1,40,00,000 से मदद हुई है। मैं ये कहता हूँ 1,40,00,000 में केवल हमें 50 लाख लोग वोट दे दें। हम तो कहते हैं समाजवादी पेंशन में केवल हमें 10 लाख 20 लाख वोट दे दें तो सरकार बहुमत की बन रही है। हम तो ये आंकड़ा नहीं करते कि सबका सब हमें दे दें, लेकिन इसमें से कुछ ही हिस्सा अगर मदद कर देगा, और यही है, और वजह यही है, इसीलिए लोग ये मानते हैं, एक्सेप्ट किया है। जब हमने नारा दिया कि काम बोलता है, तो जनता ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, इस सरकार ने काम किया है। आपको कभी कभी डर लगता है कि मैंने काम तो कर दिया, पर लोग ये कहेंगे कि काम तो इनको करना ही था, सरकार इसीलिए बची थी, इनको हम वोट क्यों दें? एक बात तो मैं बता दूं कि मुझे डर नहीं लगता। कल क्या होगा इसके डर में मैं आज नहीं जीता, और अगर मैं ये सोच करके काम करता कि मुझे कल काम करना है, इसके बाद काम करना है, तो शायद मैं काम नहीं कर पाता। मैंने यही सोचा कि जो मुझे मौका मिला उसी में काम करना है, उसी में परफॉर्म करना है, और शायद अगर मैंने परफॉर्म न किया होता तो शायद आज जनता के बीच में दोबारा वोट मांग नहीं पाते हम लोग। इसलिए जो समय मिला उसी में परफॉर्म करने का मैंने कोशिश की है। देखिए, ये कांग्रेस के एमएलसी हैं, इनका नाम है दीपक सिंह, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी आपको दिल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मानना चाहते हैं। क्या आप भी 2019 के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसी तरह तहे दिल से साथ खड़े होंगे? देखिए, ये सवाल अगर एमएलसी ने पूछा है, ये उन्हीं का हाथ का लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है, उन्होंने पूछ लिया, तो उनकी इच्छा तो मैंने जान ली। अब जब कभी राहुल जी मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे व्यक्तिगत बात कर लूंगा आपस में कि क्या करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको कैसे समझे हम लोग? नहीं, इनका तो सुझाव आया है, लेकिन मैं राहुल जी से मिलूंगा तो बातचीत कर लूंगा मैं। पर इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें? ये जब बातचीत हो जाए, जब चुनाव आगे आने वाले समय में आएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। मतलब आप उनको तहे दिल से प्रधानमंत्री मानेंगे या नहीं मानेंगे? जवाब क्या दिया आपने? मैंने आपसे कहा कि जब राहुल जी अगली बार मिलेंगे, मुझे पता होता है ये सवाल आज
पहले पूछ लेते, तभी रोड शो में हम दोनों साथ थे, तभी बातचीत कर लेते, क्योंकि 3-4 घंटे हम लोगों ने रोड शो किया, खड़े खड़े यही बातचीत हो जाती, यही निर्णय ले लेते खड़े खड़े। अब जब आगे मिलेंगे, अगले कार्यक्रम में हम लोगों की मुलाकात होने जा रही है, तो जरूर इनकी बात मैं पूछूंगा। उसके बाद मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, 2017 के बाद फिर आगे का फैसला लेंगे। ये अहमद सुहेल हैं और पूछ रहे हैं कि यूपी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है, पुनः सरकार बनने पर आप गांव के डेवलपमेंट को लेकर क्या करेंगे? कोई रोड मैप है क्या आपके पास? मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने गांव के लिए भी बड़े पैमाने पर विकास किया है। लोहिया ग्राम बना करके, जनेशियम इस गांव बना करके, और एक नई स्कीम में लाया था आइसपर्स। उसमें मैंने कुछ गांव सेलेक्ट किए थे और गांव के लोगों से मैंने पूछा कि आप अपने आर्थिक विकास के लिए और अपने ग्राम के विकास के लिए क्या चाहते हैं। तो कई गांव मैंने आइसपर्स में जोड़े हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि गांव के लोग जो अपनी ट्रेडिशनल चीजें उससे हटना नहीं चाहते। SCL शिव नाडर फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने हरदोई में एक ब्लॉक लिया पूरा, और उस ब्लॉक में पूरा सोशल स्ट्रक्चर और उनके लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उस पर पूरा होमवर्क किया। वहां भी यही समस्या आई कि लोग जो काम कर रहे हैं ट्रेडिशनली, उस ट्रेडिशनल काम से बाहर नहीं हटना चाहते। मैं ये कह सकता हूं आने वाले समय में, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये आपका ग्रोथ का एक्सप्रेस वे होगा। इसके किनारे मंडी, फल फूल सब्जी अनाज की, साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर बनाएंगे, जिससे कि उसके माध्यम से सीधे लोगों को जोड़ सकें। क्योंकि ये सड़क हम किसी बिल्डर के लिए नहीं बना रहे हैं, ये सड़क शहर और गांव को जोड़ने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं, जैसे ही मेरी कई लोगों से बात हुई, जो पॉलिसी के तहत जो लोग आए, सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग में अगर कोई आया है तो बाबा रामदेव जी सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहता हूं, उनकी कंपनी, उनके लोग इस फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहते हैं। वहीं मैंने सरकार की तरफ से भी फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से जमीन चिन्हित कर दी, जहां बाबा रामदेव जी को 400 एकड़ जमीन दी है, क्योंकि वो फील्ड के मास्टर हैं। आज वो समझते हैं बाजार में क्या चीज है, क्या जरूरत है। अगर उनका सहयोग, उनकी एक्सपर्टीज अगर हमारे साथ जुड़ जाएगी और कहीं ऐसे बड़े पैमाने पे काम होंगे, तो शायद ग्रामीण व्यवस्था भी, अर्थव्यवस्था, उसमें सुधार आएगा। और दुनिया के जो मॉडल हैं, कम से कम अगर हम उनको अपनाएंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, तो शायद हम अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण है उसको नए रूप में, नए विकास के साथ जोड़ने में सफल होंगे। अखिलेश जी, मैं आपको बहुत सालों से देख रहा हूं, और जब आप बोलते हैं आजकल तो बोलते चले जाते हैं सतत धारा प्रवाह। पहले आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, पर आपके जो सहयोगी हैं राहुल गांधी, वो 2-3 वाक्यों से आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? मुश्किल क्या है उनको? देखिए, मैं किसी भी नेता के बारे में मैं क्या जवाब दूं? जो वो उनको कहना है देश के पैमाने पर वो कहते हैं, और 2.5 वाक्य के बाद वो दाएं बाएं हो जाते हैं। मैं किसी नेता के बारे में क्यों टिप्पणी करूं? आपको ऐसा लगता है क्या जो मैं कह रहा हूं? मैं समझता हूं उन्होंने भी दुनिया देश देखा है, वो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं चीजों को, और शायद समय और वक्त आएगा तो वो बोलेंगे, जरूर बताएंगे। अब वक्त कब आएगा? अब कितने साल बाद आएगा? बहुत साल हो गए। अरे 10 साल हो गए। उनसे तो अच्छा ही है जो लोग बोलते ज्यादा हैं और फिर काम कुछ नहीं करते, उनसे तो अच्छे ही हैं। अरे जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, आज तक लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे दिन है कहां। जिन्होंने कहा कि झाड़ू पकड़ करके सफाई हो जाएगी, बताओ सफाई कहां हुई? जो काम करना चाहिए था सरकार को, वो काम ही नहीं किया सरकार ने, और 3 साल ऐसे ही निकाल दिए। अब शायद चुनाव आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है कल, क्योंकि बजट आने वाला है, हो सकता है कुछ अच्छी बातें रखी जाएं, उसमें लोगों को गुमराह करने के लिए अच्छी बातें रखी जाएं। लेकिन 3 साल तो निकल गए ना। जनता को उम्मीद थी कि जाने क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को पीछे करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया। एक जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, वो ये कहते हैं कि जमीन को हड़पने में, भ्रष्टाचार करने में समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बीजेपी के लोग बोलते ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब इन्होंने ये आरोप लगाया था समाजवादियों पर कि जमीन हड़पते हैं, मैंने खुद कहा और मैंने पूरी प्रेस के सामने कहा
कि अगर इनको प्रदेश में कहीं जानकारी मिले ज़मीन हड़पने की, तो ये जहाँ कहीं अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, कम से कम एक कॉपी हमें भी भिजवा दें। सरकार हमारी है, हम उसका कब्जा हटवा देंगे। आज तक कब्जे की बात नहीं की इन्होंने कुछ, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़े हैं तो हमें बताएं ना, कहाँ ज़मीन कब्जा हो गई। उसकी व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगी। लेकिन अगर कहीं एक सूचना दी हो सरकार को तो मुझे बता दो, किसको सूचना दी होगी जमीन हड़पने की, मैं जानना चाहता हूं। ये केवल आरोप लगाना, कोई सवाल नहीं मिलता। अभी घोषणा पत्र पढ़ा और कहा कि 100 नंबर को हम और बेहतर बनाएंगे। उन्हें होश ही नहीं है कि 100 नंबर हम बहुत पहले शुरू कर दिए अपने संसाधन से, तो ये नकल कर ली उन्होंने। ये बताइए कि उमेश पाठक हैं एबीपी न्यूज के, ये पकड़ वाले पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि आप पर क्या तंत्र मंत्र हुआ था और क्या ये तंत्र मंत्र शिवपाल यादव ने कराया था? ये बड़ा खुलासा करना है आपको। देखिए, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं, तो शायद तंत्र मंत्र पे भरोसा नहीं करता मैं, और कोई भी तंत्र मंत्र किसी के लिए नहीं कराया होगा। हो सकता है किसी ने अपने ही शांति के लिए, अपने ही अच्छे कार्य के लिए तंत्र मंत्र कराया हो। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र कराते हैं, लेकिन चलो नोटबंदी के जमाने में तंत्र मंत्र वाले भी परेशान हैं। अभी मिले थे कुछ साधु संत हमसे, वो कह रहे थे कि अब लेन देन करना पड़ेगा, तो हो सकता है हमें एक मशीन लेके साथ चलनी पड़े, तब लेन देन होगा। तो तंत्र मंत्र मैं समझता हूं होता होगा, लेकिन हम साइंस वाले हैं, हम ये मानते हैं कि इस दुनिया के बाद भी दुनिया है। ये जरूर नहीं कि केवल यही जीवन है। तंत्र मंत्र वाले शायद नहीं मानते होंगे ये बात। अखिलेश जी, बताइए कि आपको सलमान खान की फिल्म सुल्तान बहुत पसंद है, आपने उसका गाना ले लिया? नहीं, मैंने गाना नहीं लिया। हमारे किसी नौजवान ने या किसी साथी ने वो गाना बना दिया। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया इतनी फास्ट है और इतना ट्रांसपेरेंट है कि कोई चीज़ किसी को अच्छी लगी, उसने डब की और बना करके उस पर फ्लोट कर दी। तो हमने नहीं बनाया, लेकिन किसी ने बनाया होगा। अगर मैं बनाता तो कॉपीराइट का हम पे केस रजिस्टर हो जाता। यूपी को 7 पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। देखिए चलिए, आप मुस्कुराए तो गाने पे आप मुस्कुराए तो सही। यूपी को 7 पसंद है और यूपी को काम पसंद है, तो इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी 7 लोगों को पसंद है। ये आपका और राहुल गांधी का युवा होना, क्या ये भी असर, क्या इसका भी असर हुआ तालमेल में? क्या इसका भी असर पड़ता है राजनीति में? स्वाभाविक है कि दोनों को बहुत लंबे दिनों तक राजनीति करनी है, तो स्वाभाविक है उम्र का भी लाभ एक दूसरे को मिला है। आप कह रहे थे कि बहुत कुछ बदला है इन चुनावों में, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है जो ट्रांसपेरेंट बनाती है चीज़ों को। क्या मोबाइल फ़ोन आ गए? क्या अब लोग, उम्मीदवार आपको मोबाइल फ़ोन पर भी भेजते हैं अपना बायोडाटा, अपने चित्र वगैरह? क्योंकि संपर्क करने के लिए एक साधन और मिल गया, जानकारी पहुंचाने का साधन एक और मिल गया है लोगों को। तो कई बार लोग, कम से कम उनको ये पता है कि अगर कोई चीज़ वो भेज रहे हैं उसके नेता पर सीधी पहुंचाई जा सकती है। तो शायद ये भरोसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया है, ये लाभ है। और डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं जितनी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, जितनी इंफॉर्मेशन आप पास आएगी, शायद उससे निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। और प्रेजेंस दिखाने के लिए स्वाभाविक है कार्यकर्ता ये कोशिश करता है कि उसकी प्रेजेंस दिखाई दे, उसको नेता जाने नाम से, काम से। तो ये एक साधन उनको मिल गया है। मोबाइल जहाँ हैं, अगर किसी सभा में हैं, किसी साथी के साथ हैं, तो शायद वो अपनी तस्वीर या मैसेज भेज करके ये कम से कम बताते हैं कि मैं इस सभा में था, मैं यहाँ पर आज प्रचार कर रहा हूँ। तो आपको मिलते हैं ऐसे मैसेजेस? स्वाभाविक है, मुझे बहुत मिलते हैं, लेकिन सीमा है एक फ़ोन के मैसेजों को रिसीव करने की और उनका जवाब देने की। तो ये जो सारे बीएसएफ के सिपाही और आर्मी के जो सिपाही शिकायत भेज रहे हैं प्रधानमंत्री को, आपको लगता है कि वो सही है, वो भी एक रास्ता है? देखिए, मैं इस बात को कहता हूं कि जब टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर उसने मान लो भेज दिया, आप पे क्या कानून है जिसके तहत आप उस पर कार्रवाई कर देंगे? मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई गलती देख रहा है, कोई कमी देख रहा है, अगर उसने फोटो खींच के मुझ पर भेज दी और मैंने उस फोटो के आधार पर कार्रवाई कर दी,
तो क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले आ गई, कानून बाद में आ रहा है आपका, तो हम समझते हैं हमें समाज को और हमें सरकार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। मेरे पास इतना ही समय। अखिलेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आप भी अगर उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, टिकट पाना चाहते हैं, तो वो अपने मोबाइल फोन पर आपकी चित्र देखते हैं, आप किससे मिले वो देखते हैं, आपके एप्लीकेशंस को पढ़ते भी हैं। नए किस्म के, नए जमाने के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। आज इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी।